Namaskar physios, I hope you are doing well. So today our topic research topic. सबसे पहले मैं आपको अपने 2 चैनल बताती हूँ। जो मेरा चैनल है, पहला चैनल है डॉक्टर पूजा फिजियो एकेडमी। यहाँ पर हम अपने बुक्स कवर करते हैं। और दूसरा चैनल है फिजियोज वॉयलेट MCQ। यहाँ पे हम ओनली MCQ कवर करते हैं। अगर किसी ने ये जो सेकंड वाला चैनल है ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और MCQs जो मैं डेली या फिर 2 दिन में एक बार वीडियो डलती है, आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी। अब करते हैं रिसर्च। ये जो नोट्स हैं ये हमने बनाए हैं, मिक्स नोट्स हैं सी कोठारी बुक से एंड गूगल। ठीक है, तो अब देखते हैं रिसर्च क्या है। देखो, रिसर्च से जो एम्स या कोई भी एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एग्ज़ाम, एम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3, एक तो आता है सैंपल पे, एक आता है रिसर्च पे, और एक आता है आपका स्टैट से, स्टैटिक्स। ठीक है, लास्ट तक ये वीडियो देखनी है, क्योंकि लास्ट जो एंड है वहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। कभी आप शुरू की वीडियो देख के और लास्ट तक ना देखें तो लास्ट तक ये वीडियो को देखना है, क्योंकि स्टैटिक्स ना बाद में ही है, लास्ट में ही है। चलते हैं रिसर्च। देखो, रिसर्च क्या है? रिसर्च एक मेथड है, ठीक है, जो कि रेफर टू द टेक्निक्स और प्रोसीजर यूज फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू अनकवर न्यू इन्फॉर्मेशन। एक नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या देने के लिए, बताने के लिए एक टेक्निक और एक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। किसके लिए? कलेक्टिंग डाटा को कलेक्ट करने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए, वो होता है हमारे रिसर्च। रिसर्च मेथड कैन बी 2 टाइप की। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो है क्वांटिटिव। देखो, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, ये 2 रिसर्च मेथड हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से रिसर्च मेथड हैं, तो आप ये बताएंगे कि क्वांटिटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। जो क्वांटिटिव मेथड है ये न्यूमेरिकल बेस होता है, और क्वालिटेटिव जो मेथड होता है ये सर्वे बेस होता है या केस स्टडी होती है, वो मेथड होता है। और जिसमें ये दोनों क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो उसको बोलेंगे हम मिक्स मेथडोलॉजी। इट रेफर्स टू, देखो जो रिसर्च है वो हमारे लिए क्या करती है? रिसर्च इट रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, तो हम नॉलेज लेने के लिए हम सर्च करते हैं। इट इज़ ए एकेडमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? एक एकेडमिक एक्टिविटी है, साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे साइंटिफिक तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से हम इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव और रिसर्च, पर्पज और रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन के जो हम आंसर पूछते हैं वो हमारी है ऑब्जेक्टिव रिसर्च। थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीडनेस द मेन एम टू रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ठीक है, तो रिसर्च का मेन एम क्या है? ठीक है, मेन एम टू रिसर्च फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन। ठीक है, विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड, या तो छुपा हुआ है या फिर डिस्कवर नहीं हुआ है। और ये
कई टाइप की हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी एंड फॉर्मुलेटिव स्टडीज़, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी। हाइपोथेसिस में क्या है, हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग में हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, ये मैंने आगे आपके टॉपिक में है, वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी हैं, नेम तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको मीनिंग भी ना पता हो पर नाम जरूर याद कर लेना कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इट इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, सर्वे एंड फैक्ट, फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ द डिफरेंट काइंड, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो जो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है किसके लिए है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है। The main characteristic of this method is that the researcher has no control over the variables, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। एक जो ग्रुप होता है वो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंटल। तो ये जो ग्रुप ए और बी हैं ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स है। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन, व्हाट इज़ हैपनिंग, एग्जाम्पल फ्रिक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, प्रेफरेंस ऑफ पीपल और सिमिलर डाटा। दिस मेथड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर सर्वे मेथड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है ये क्या है, सर्वे मेथड है ऑफ ऑल काइंड इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड, ठीक है। तो इस ये कंपैरेटिव भी है और कोरिलेशन मेथड भी है। एनालिटिकल रिसर्च मीन्स ऑन द अदर हैंड द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस टू मेक ए क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। जो भी हमारा मटेरियल हो उसकी इवेल्युएशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, यही हमारी एनालिटिकल रिसर्च है। अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च क्या है, तो अप्लाइड रिसर्च कैन आइदर बी अप्लाइड मीन्स, अप्लाइड का मीन्स है एक्शन रिसर्च, और फंडामेंटल मीन्स टू बेसिक और प्योर रिसर्च, ठीक है। वैसे इनके नेम आप याद कर लो कि अप्लाइड में क्या है, एक्शन, और फंडामेंटल मीन्स, फंडामेंटल क्या होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं। हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो मौलिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च कौन सी होंगी, टू बेसिक और प्योर रिसर्च होंगी। जो अप्लाइड रिसर्च है इसका क्या एम है, इसका एम है एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम होती है जो सोसाइटी फेस कर रही है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो होते अप्लाइड रिसर्च का ये क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। यहाँ पर जो फंडामेंटल रिसर्च है इट इज़ मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी, जैसे कि गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज, शेक इज टर्म प्योर और बेसिक रिसर्च, मैथमेटिकल। एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि फंडामेंटल रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर, जो फंडामेंटल रिसर्च होगा वो किसके ऊपर होगा, वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मैंने डबल लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या, बस आपको मेन चीज़ें याद करनी है, कोई इतना टफ आपसे नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में। बस आपको ये बताना चाहिए कि अप्लाइड और फंडामेंटल में क्या होता है। अप्लाइड में एक्शन होता है, फंडामेंटल में बेसिक और प्योर होता है। अप्लाइड जो रिसर्च है
ये इसका एम है इमीडिएट प्रॉब्लम को फेस करना, ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस एक इमीडिएट इमरजेंसी सीक्वेंस रिसर्च थी ये कि किसी को कुछ नहीं पता था क्या दवाई देनी, क्या मेडिसिन देनी है। तो इमीडिएट क्या थी, इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी। सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च टू आइडेंटिफाई सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल ट्रेंड्स डेट में अफेक्ट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कहीं भी कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सोशल और बिजनेस कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो रिसर्च होती है वो आती है किसमें, अप्लाइड रिसर्च में। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव विद क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव विद क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव, KUNAN quantitative research is based on the measurement of quantity। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि क्वांटिटी देखो हम कई बार में कि क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, 100 लोग नहीं लेने हैं हमें अपनी रिसर्च में, कुछ लोग ऐसे लेने हैं क्वांटिटी कि जो अच्छे हों, जो कर सके। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये इसको हम एक्सप्रेस करेंगे क्वांटिटी में। इट रेफर्स टू ए सिस्टमैटिक investigation that primarily focus on gathering and analyzing numerical data to identify pattern। देखो क्वेश्चन जब आएगा तो आपसे मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी से भी पूछ लिया जा सकता है, अमाउंट भी लिख दिया जा सकता है, और न्यूमेरिकल डाटा तो ये पूछ लिया जा सकता है कि वो कौन सा रिसर्च मेथड है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड आइडेंटिफाई पैटर्न्स यूज़ किया जाता है, तो वो है हमारा क्वांटिटिव, ठीक है। रिलेशनशिप एंड जनरलाइज फाइंडिंग अक्रॉस लार्ज पॉपुलेशन। दीज मेथड्स आर कॉमनली यूज इन फील्ड लाइक सोशल साइंस, बिजनेस, नेचुरल साइंस टू टेस्ट हाइपोथेसिस, मेजर वेरिएबल्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इस यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन होगा, डाटा कलेक्शन, सर्वे एंड क्वेश्चनियर, ठीक है। अब ये आपसे पूछ लेंगे कि सर्वे और जो क्वेश्चनियर हैं वो कौन से मेथड से यूज़ किए जाते हैं, तो वो आप बताओगे क्वांटिटेटिव मेथड से। एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशनल डाटा, सैम्पलिंग कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग, एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, टूल, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, SPSS, REXL एंड SAS, ठीक है। अब करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होगा कि ये एक इट इज़ ए मेथड ऑफ इंक्वायरी that focus on exploring and understanding phenomena in depth, emphasizing the meaning, experience and perspective of individual or groups। Qualitative research aim to gather rich detail, ठीक है। तो हम केस स्टडी में क्या करते हैं, हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं केस स्टडी में, और उस टॉपिक की क्या करते हैं, ये मान लो कि उसको हम सर्च करते रहते हैं कि कुछ और इससे मिले, हमें कुछ और इससे मिले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड इनसाइट दैट प्रोवाइड ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक, ठीक है। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक, तो इसमें आएगी केस स्टडीज़।
Data collection depth, open-ended question to capture personal experience, focus group discussion to explore collective data, observation, observe in natural settings, document or text analysis, examine exist text reports, media to uncover and underlying theme, sampling, known probability सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें क्वालिटेटिव में रिसर्च मेथड भी कई टाइप के हैं, मैं वो नाम लिख देती हूँ। एक तो है, फर्स्ट है आपका फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, सेकंड है ग्राउंडेड, GROUN ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो इथनोग्राफिक रिसर्च है वो कौन से मेथड रिसर्च में आती है। इथनोग्राफिक रिसर्च। फिफ्थ है नरेटिव रिसर्च। एक्शन रिसर्च। कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, ये नेम लिख लेना, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड हैं। ठीक है, क्वांटिटिव वाले और कर लेते हैं। क्वांटिटिव वाले हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकंड है कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होगा, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। थर्ड है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फोर्थ है क्वाजाई भी पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्वाजाई कौन से रिसर्च मेथड में आता है, क्वांटिटिव में। क्वाजाई रिसर्च मेथड, क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सो ये हमारे क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव के ये टाइप्स हैं, ठीक है, और क्वालिटेटिव के मैंने ये नेक्स्ट में बता दिए हैं, ये अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, ये आप लर्न करो ना करो, पर ये नेम ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट करते हैं कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल। तो ये कंसेप्चुअल और एम्पेरिकल क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है। क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। तो कंसेप्चुअल मीन्स research is that related to some abstract idea or theory। ठीक है, इट जनरली यूज बाय फिलोसफर। ठीक है, तो ये जैसे कि आपसे तो हमारे एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, पर फिर भी अगर कोई और एग्ज़ाम में बायोस्टैट वगैरह आती है तो वो पूछ सकते हैं कि जो फिलोसफर और थिंकर होते हैं वो कौन से कंसेप्ट रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं कंसेप्ट्स पे। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च रिलाई ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, often without due regard for system and theory. It is data based
रिसर्च, ठीक है। इन सच ए रिसर्च द रिसर्चर मस्ट फर्स्ट प्रोवाइड himself with a working hypothesis or guess as to the probable results. He then works to get enough facts to prove or disprove his hypothesis. नेक्स्ट करते हैं सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, फील्ड सेटिंग रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च, रिसर्च और सिमुलेशन रिसर्च, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। अब करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। क्या करते हैं? सिग्निफिकेंस, रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है? तो रिसर्च प्रोवाइड द बेसिस फॉर नियरली ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो जो रिसर्च प्रोवाइड करती है बेसिस के लिए नियरली और ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इकोनॉमिक सिस्टम है। रिसर्च हैज़ इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस, ठीक है। रिसर्च का एक अपना स्पेशल सिग्निफिकेंस है इन सॉल्विंग वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो बिजनेस और इंडस्ट्री में जो ऑपरेशनल और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है, ये इसका एक अच्छा स्पेशल सिग्निफिकेंस। सोशल रिलेशनशिप एंड इन सीकिंग आंसर टू वेरियस सोशल प्रॉब्लम। रिसर्च मेथड वर्सेस मेथडोलॉजी, ठीक है। रिसर्च मेथड वर्सेस मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड में बी अंडरस्टूड, ठीक है। जो रिसर्च मेथड है वो अंडरस्टूड है एज वेल एज ऑल दोज मेथड एंड टेक्निक्स दैट आर यूज फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च। रिसर्च मेथडोलॉजी इज ए वे टू सिस्टमेटिकली, ठीक है। रिसर्च मेथड may be understood as all those method and techniques, ठीक है। रिसर्च मेथड हमें क्या बताता है? मेथड बताता है और टेक्निक्स जो कि हम रिसर्च को कंडक्ट कर पाएँ। पर रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये क्या है? ये मेथडोलॉजी सिस्टमेटिकली सोल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। इट मे बी अंडरस्टूड as a sign of studying how research is done साइंटिफिकली, ठीक है। ये में बी अंडरस्टूड। द स्कोप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ वाइडर देन द रिसर्च मेथड। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा रिसर्च मेथड है, रिसर्च जो हमारी मेथडोलॉजी है, ये क्या है? ये वाइडर है देन किसके? रिसर्च मेथड के। नेक्स्ट करते हैं रिसर्च का प्रोसेस क्या है? रिसर्च का प्रोसेस देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और क्वेश्चन, फिर हम उसको रिव्यूइंग एग्जिस्टेंस लिटरेचर रिव्यू। थर्ड है फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस। फोर्थ है डिज़ाइनिंग द स्टडी, ठीक है। डिज़ाइनिंग द स्टडी में हम क्या करेंगे? सैंपल डिज़ाइन करेंगे। फिर करेंगे हम कलेक्टिंग डाटा, फिर डाटा को हम करेंगे एनालाइज, और एनालाइज से हम क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट से हमारी क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट से हम उसको कंक्लूजन देंगे, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। क्या है? रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में सैम्पल डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन। देखो 4 टाइप्स के डिज़ाइन होते हैं। पहला है आपका सैम्पल डिज़ाइन, दूसरा आपका ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, थर्ड है आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड फोर्थ है आपका कोरिलेशन डिज़ाइन, ठीक है। तो सैम्पल जो डिज़ाइन है, द रिसर्चर मस्ट डिसाइड द वे ऑफ सिलेक्टिंग ए सैम्पल, ठीक है। सैम्पल डिज़ाइन में क्या करेगा? जो रिसर्चर है वो डिसाइड करेगा सैम्पल। व्हाट इज़ पॉपुलरली नोन एज द सैम्पल डिज़ाइन, कि क्या क्या चीज़ पॉपुलर है, ठीक है। नोन एज द सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन इज ए डेफिनेट प्लान determined before any data are actually collected for obtaining a sample from a
गिवन पॉपुलेशन। ये इसमें ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से जो हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उससे हम अपना डेटा निकालते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को, वही हमारा क्या है, सैंपल डिज़ाइन है। देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा ना आपको ना ये लगेगा कि थोड़ा सा बोर भी हो सकते हो इन चैप्टर में, पर ज़्यादा आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी, अगर मन करे तो पढ़ लेना, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही चाहिए, वरना ना ये नेम ज़रूर याद कर लेना कि कौन सा किस क्या टाइप्स है, ठीक है। ये सिंपल जो टाइप्स हैं कि क्वांटिटेटिव के कितने टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव के क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च कितनी हैं, रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप्स के हैं, सैम्पल डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कोरिलेशन डिज़ाइन, तो ये नेम ज़रूर याद करने हैं आपको। नेक्स्ट करते हैं रिलायबिलिटी, ठीक है, क्या है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी इज रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि देखो ये हमारा रिसर्च है, ठीक है, और इस रिसर्च में जो भी हम एक्सपेरिमेंटल, ये मानो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, तो इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और जो हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, ये इसकी क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी। किस क्या होगी, डिपेंडेंसी भी किस पे होती है, डिपेंडेंसी इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, या टू ग्रुप्स लगा लो, वैसे वेरिएबल्स होना चाहिए, टू वेरिएबल्स, ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो इन दोनों ग्रुप की क्या है, डिपेंडेंसी है कोई ना कोई, तो ये होती है रिलायबिलिटी। इट इंडिकेट्स हाउ स्टेबल एंड consistent the result are when repeated under similar condition. A reliable study or instrument will produce the same or similar result in the experiment is repeated, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे इस पे क्वेश्चन यूजीसी में आया है अभी तक। अब करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। देखो जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग क्या है, रिसर्च में जो हम सैंपल चूज़ करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सैम्पलिंग। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कितने, 2 टाइप्स की सैम्पलिंग है, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एम्स में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, किसी भी एग्ज़ाम में नॉर्मल सा पूछ लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, तो ये 4 हमारी सैम्पलिंग है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड फोर्थ है क्लस्टर। अब क्लस्टर से पूछ लो, क्लस्टर मीन्स ग्रुप, गुच्छा, ठीक है, एक गुच्छा उठाए और उस गुच्छे में से निकाल लिए। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या थी कि ग्रुप निकाला, ग्रुप में से 10 लोग पहले चूज़ किए, 10 से फिर 5 लिए, ठीक है, 5 से 2 लिए और 2 से फिर 1 लिया, ये क्या है आपकी स्ट्रेटिफाइड है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कि 100 आपने कैंडिडेट लिए, 100 यहाँ पे लिए, 2 ग्रुप में 100 हैं, इसमें भी हैं, इन 2 ग्रुप में से 10वां नंबर या फिर 7 हर 10 में से एक इंडिविजुअल को चूज़ करना, जैसे कि 7वें नंबर को चूज़ करना, एक मतलब 10 में से एक कैंडिडेट चूज़ होना,
ये होता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और सिंपल रैंडम में कि रैंडमली हमने सिंपल तरीके से कोई भी अपने सैंपल में ले लिया, ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, कन्वीनियंस में कन्वेन, सेकेंड है जजमेंटल पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग को हम, पर्पजिव सैम्पलिंग को क्या बोलेंगे, डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग, डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। तो ये ज़रूर अपने नोट्स में डाल लो टाइप्स। तो ये आ सकते हैं आपके कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो कौन सी सैम्पलिंग है, कि प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी। यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल को और कौन सी बोला जाता है सैम्पलिंग, वो बोला जाता है पर्पजिव सैम्पलिंग। अब करते हैं नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ए नो, ठीक है, ईच मेंबर, हर मेंबर, पॉपुलेशन में हर मेंबर क्या है, जानता है, नोन, जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। हर मेंबर क्या है, उसको पता है कि मैं उसका चांस है सिलेक्ट, वो नहीं जानता है, वो जानता है, ठीक है, कि मैं सिलेक्ट होऊंगा भी या नहीं। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग अलाउ फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे मेंबर हैं, ठीक है, सैम्पल्स हैं, हैज़ ए नो, वो जानते हैं, नन, जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग अलाउ फॉर स्टैटिस्टिकल इंफेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। अगर आएगा भी तो डेफिनेशन आ सकती हैं एग्ज़ाम में। अब करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, हर जो पॉपुलेशन में जो हर मेंबर है उसका इक्वल चांस है बीइंग सिलेक्ट, कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होगा, एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज चूजिंग, ठीक है, एंड देन एवरी 9th मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। एग्जाम्पल, सिलेक्टिंग एवरी 5th पर्सन फ्रॉम ए लिस्ट। यहाँ पे 5th लिख लो, ठीक है। तो 10 में से 5वां जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होगा, ये है सिस्टमेटिक। स्ट्रेटिफाइड डिसिप्लिन में क्या होगा कि द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप और स्ट्रेटा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होगा कि पॉपुलेशन डिवाइड इनटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, ठीक है, पहला ये ग्रुप है 100 का, फिर बना दिया 50 का, 50 में से 25 और लेने कितने हैं टोटल 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर। तो पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया किसमें, गुच्छे में, क्लस्टर में, ठीक है। एग्जाम्पल, जियोग्राफिकल एरिया और ऑर्गेनाइजेशन एंड ए रैंडम सिंपल सैम्पल ऑफ क्लस्टर इज सिलेक्टेड। नेक्स्ट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नोट, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। दिस कैन इंट्रोड्यूस बायस, ठीक है। अब समझ लो कि बायस क्या होता है। तो जो बायस होता है हमारा, बायस क्या होता है, बायस को हिंदी में बोलते हैं पक्षपात। क्या बोलते हैं, पक्षपात, ठीक है। बट इट इज़ often used when probability sampling is not feasible, ठीक है, probability sampling is not feasible। तो बायस देख लेते कौन कौन से बायस होते हैं हमारे।
देखो, एक तो सबसे पहले होता है हमारा सिंपल बायस। क्या होता है? सिंपल बायस। बायस, देखो बायस क्या होता है? बायस इट रेफर्स टू ए टेंडेंसी ऑफ प्रेफरेंस दैट डिस्टॉर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च लीडिंग टू स्को इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। बायस का मतलब है पक्षपात, की दो जो ग्रुप हैं उनके बीच में कोई भी पक्षपात ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस। दूसरा है आपका सिलेक्शन बायस। थर्ड है आपका कंफर्मेशन बायस। फोर्थ है आपका रिस्पॉन्स बायस। फिफ्थ है आपका एक्सपेरिमेंटर है, एक्सपेरिमेंटर बायस। सिक्स्थ है आपका पब्लिकेशन बायस। एंड 7 है रिकॉल बायस। अब देख लेते हैं सैम्पलिंग बायस क्या होता है। सैम्पलिंग बायस ये होता है हमारा कि सैम्पल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड ऑफन ड्यू टू नॉन रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन बायस क्या होगा? सिलेक्शन बायस होगा हमारा कि जो ग्रुप है और इंडिविजुअल है वो सिस्टमेटिकली चूज़ किया जाएगा और एक्सक्लूडेड बाहर निकाल दिया जाएगा फ्रॉम द स्टडी इन ए वे डेट इफेक्ट द रिजल्ट। ठीक है, वो होता है सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन करते हैं ना, एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम्पल ले लो आप कि एग्ज़ाम फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, जो मेरिट में आते हैं उनको ले लेते हैं और को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यही है सिलेक्शन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मीन्स क्या है? कन्फर्मेशन बायस क्या है कि जब एक रिसर्चर सबकॉन्शियसली सीक और फेवर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट देयर हाइपोथेसिस और प्री कन्वीनियंस बिलीफ। कन्फर्मेशन बायस मीन्स कि जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च करने से पहले इंडिविजुअल को और सैंपल को अच्छे से क्या कर देता है, कंसीव कर लेता है। ठीक है, अपनी स्टडी में इंक्लूड करने के लिए, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। रिस्पॉन्स बायस मीन्स जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या करता है, हमें या तो इनएक्यूरेट क्वेश्चनियर दे, हमें क्वेश्चन का आंसर दे और अनट्रूथफुल रिस्पॉन्स दे। ठीक है, रिस्पॉन्स बायस इसको बोलते हैं, रिस्पॉन्स बायस। जैसे कई बार होता है ना कि हम सर्वे करने जाते हैं या कुछ और भी करने जाते हैं तो सामने वाला कुछ भी, अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर कुछ भी दे देता है गलत सलत, ठीक है, वो हमारी स्टडी में मतलब अच्छे से इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो वो क्या करेगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो इसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स बायस। एक्सपेरिमेंटर बायस का मीन्स क्या है कि जब एक रिसर्चर एक्सपेक्टेशन और बिलीफ्स, जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है और उसका विश्वास होता है, और उसकी एक्सपेक्टेशन और उसका विश्वास जो होता है वो रिजल्ट पे प्रभाव डालता है, आइदर कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। ठीक है,
पब्लिकेशन बायस पब्लिकेशन बायस में क्या होता है कि जो हमारी स्टडीज़ होती है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होते हैं टू बी पब्लिश्ड के लिए मोर ऑफन देन दोज विद नल और नेगेटिव रिजल्ट्स। हमारी पब्लिकेशन में हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हुई, फेल टू रिजेक्ट, ठीक है, अगर फेल टू रिजेक्ट हो गई है तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस, और अगर रिजेक्ट हो गई है तो वो हमारी क्या होगी, हाइपोथेसिस हो जाएगी, ठीक है। रिकॉल बायस में क्या होगा, रिकॉल बायस में कि जो जब पार्टिसिपेंट को पास्ट इवेंट याद ना रहे, ठीक है, पास्ट इवेंट क्या है, याद ना रहे, और एक्सपीरियंस एक्यूरेटली ना बताए अपना, तो ये भी क्या है, विच कैन अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है। तो जो डाटा होता है कि कितना रिलायबल है, ठीक है, कितना ट्रूथफुल है, कितना रिलायबल है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये होता है हमारा रिकॉल बायस। अब करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स। तो ये भी 4 टाइप्स के हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग सिलेक्टिंग इंडिविजुअल, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या करेगी, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगी हु आर ईजिएस्ट टू रीच और असेस सच एज सर्वेइंग पीपल इन पब्लिक स्पेस और एक स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। कन्वेंस करना, ठीक है, जो इजी तरीके से हमारी रिसर्च स्टडी में अच्छे से वर्क करे और कन्वेंस हो जाए कि जो हम करवाना चाहते हैं वो ट्रूथफुल अच्छे से करें, वही होती है हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंटल एंड पर्पजिव सैम्पलिंग, जिसको हम डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जजमेंटल एंड पर्पजिव, पर्पज, ठीक है, और जजमेंट। तो रिसर्चर सिलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉलेज दैट आर रिलेवेंट टू द स्टडी, ठीक है। दिस इज कॉमन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जजमेंटल पर्पजिव सैम्पलिंग किस में यूज़ की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में। डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज पर्पजिव सैम्पलिंग। तो जजमेंटल और पर्पज का मीन्स है द रिसर्चर सिलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक ज्ञान, नॉलेज और करेक्टरिस्टिक से किसी भी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेता है, उसे बोलते हैं जजमेंट करना, ठीक है, क्या करना, जजमेंट करना। अब करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, वन पार्टिसिपेंट रेफर अदर्स एंड देन सैंपल ग्रोज लाइक ए स्नो बॉल, ठीक है, एक पार्टिसिपेंट क्या करता है, दूसरे के पास पहुंचा देता है, ठीक है, क्वेश्चनियर्स को। तो ये होती है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। दिस मेथड इज यूज व्हेन स्टडी हार्ड टू रीच और हिडन पॉपुलेशन, एग्जांपल पीपल विद रेयर डिजीज, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, द रिसर्चर, जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग को मैं एक देसी भाषा में, कि आप एक गांव में गए और नए हैं आप, और आप एक इंसान से मिले, एक पार्टिसिपेंट से मिले, उसने आपको अच्छे से बताया, ठीक है, और आप सीधे मिले किससे, सरपंच से। आपने उस रेयर डिजीज़ के बारे में, कोई भी एक रेयर डिजीज़ होती है, आपने सरपंच को बताया। तो ये सरपंच क्या कर रहा है कि अपने गांव में सोच के कि कौन कौन बीमार हुआ था, फिर उनको बता रहा है। तो ये है हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, द रिसर्चर इंश्योर दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल इज जेंडर आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल बाय सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट टू मीट रिडफाइंड कोटा, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग की किसी एक करेक्टरिस्टिक्स को लेके, ठीक है, रिसर्चर क्या करता है, एक करेक्टरिस्टिक्स लेता है, कोई भी, या तो जेंडर ले लो,
या एज ले लो, कोई भी एक करेक्टरिस्टिक लेके अपने सैंपल को सिलेक्टिंग कर लेता है। ठीक है, ये है हमारे कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंट, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। After analyzing the data, as stated above, the research is in a position to test the hypothesis. Various tests such as, ये ची नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है की। क्या है? की स्क्वायर टेस्ट। द मोस्ट कॉमनेस्ट टेस्ट है ये टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग विल रिजल्ट इन आइदर एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस और इन रिजेक्टिंग। ठीक है, जो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है कि हमारी जो रिसर्च है ये हमारी रिजेक्ट हो गई है या एक्सेप्ट हो गई है, इसके लिए ये टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, टाइम एफिशिएंट होना चाहिए और जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन द सिंपल रिजल्ट एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू ड्यू टू द इनहेरिटेंस variability in sampling. The larger and more representative the sample, the smaller the sampling error। ठीक है, तो सैम्पल एरर क्या होता है कि जो दो के बीच में डिफरेंस होता है, क्या होता है? दो ग्रुप हैं हमारे ए एंड बी। ठीक है, इन दो ग्रुप में क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन द सिंपल रिजल्ट्स एंड ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू ड्यू टू द इनहेरिटेंस वेरिएबिलिटी इन सैम्पलिंग द लार्जर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लार्जर जब सैम्पलिंग थी तो वो मोर रिप्रेजेंटेटिव थी, बट सैम्पलिंग जब सैम्पल हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। तो जैसे ही छोटा हुआ तभी क्या हो गया? सैम्पलिंग एरर आ गया। वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है? यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वेरिएबल्स आर एनी करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स और फैक्ट्स दैट कैन चेंज और बी मैनिपुलेटेड एंड आर यूज टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। ठीक है, वेरिएबल्स किसके लिए यूज़ किया जाता है? अंडरस्टैंड रिलेशनशिप और इफेक्ट्स विद ए स्टडी। दे आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल research which can take on different quantity. Value is called a variable such as weight, height, income, all example of variables। ये क्या है? ये variables है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखो, टाइप्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सटर्नियस वेरिएबल, कन्फाइंडिंग वेरिएबल्स, moderator variable, mediator variable and intervening variables। so dependent and independent variables। तो dependent and independent variable एक concept है which can take on different quantitative value is called a variable। ठीक है, जो quantitative वैल्यू हैं वो क्या है हमारी, उनको हम वेरिएबल बोलेंगे। एज द कंसेप्ट लाइक वेट, हाइट एंड इनकम आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। फिनोमिना विच कैन टेक ऑन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट वैल्यू इवन इन डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट्स में हमारी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे होंगे कंटिन्यूस वेरिएबल। बट ऑल वेरिएबल आर नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो जो सारे वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं होंगे। दे कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीगर वैल्यू। दे आर नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल ऑन। जो नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड डिस्क्रीट
वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो कि वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी कितने टाइप्स हैं, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस। और स्टैटिस्टिकल जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स, बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटिन्यूस। जैसे कि सैम्पल का जो एज हम डिसाइड करेंगे वो क्या है आपकी कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स, बट नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, देखो अब ये दोनों जो वेरिएबल हैं टू वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल्स में क्या है डिफरेंस भी है, और टू वेरिएबल्स आपस में क्या है डिपेंडेंट भी है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे के से में डिफरेंस भी है। इट इज़ टर्म एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो आ गया ना कि जो नॉन कंटिन्यूस है ये क्या है इट इज़ टर्म, इनको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द वेरिएबल डेट इज एंटीसीडेंट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टर्म एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So height depend upon is then height is depend variable। तो इसमें जो हाइट हो गई, ठीक है, हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। देखो इतना सारा आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर आगे भी कोई और एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज बनी रहे। करते हैं एक्सटर्नियस वेरिएबल कंट्रोल। एक्सटर्नियस वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल को-फाइंडिंग वेरिएबल रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सटर्नियस वेरिएबल क्या है जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डेट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर टर्म एज extraneous variable. Example in this case, self concept is an independent variable and social study achievement is a dependent variable. Control में control करना, control is used when we design the study, minimize the effect of extraneous experimental research. The term control is used to refer restrain experimental condition. Confounding variable, जब डिपेंडेंट वेरिएबल फ्री नहीं होता है तो वो किस पर प्रभाव डालता है एक्सटर्नियस वेरिएबल पर। इस जो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहती है टू बी कन्फाउंड बाय एक्सटर्नियस वेरिएबल। रिसर्चर हाइपोथेसिस, द रिसर्च हाइपोथेसिस ए प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट। देखो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ये एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है जो रिलेट करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ए डिपेंडेंट वेरिएबल। यूजली रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इट टर्म एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस।
hypothesis testing, research in which independent variable is not, जो नो मैनिपुलेटेड है वो हमारे इंडिपेंडेंट है, और जो मैनिपुलेटेड नहीं है उस वो है हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल का आप समझ गए हैं, कंट्रोल ग्रुप का भी आप समझ गए हैं। देखो जब एक ग्रुप एक्सपोज करता है यूजुअल कंडीशन टर्म एज ए कंट्रोल ग्रुप बिटवीन द ग्रुप इज एक्सपोज स्पेशल कंडीशन, इट इज टर्म द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ग्रुप ए कैन बी कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप एंड ग्रुप बी एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बोथ ग्रुप्स एंड बी आर एक्सपोज टू ए स्पेशल स्टडी प्रोग्राम्स, ठीक है। मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या हैं? दीज आर वेरिएबल्स डेट अफेक्ट द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कैटेगरियल वेरिएबल क्या होता है? क्वालिटेटिव। These represent categories or groups such as gender, ethnicity or type of treatment. They are not measured on a numerical scale, ठीक है। तो देखो क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल स्केल से मेज़र नहीं करते हैं, बट क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल स्केल से मेज़र कर सकते हैं। These are variables that can take on an infinite number of value with a range such as height, weight and temperature. अब करते हैं क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। देखो क्या क्या क्राइटेरिया है कि गुड रिसर्च हो। तो रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइन, ठीक है। तो रिसर्च जो है क्लियरली डिफाइन और कॉमन कंसेप्ट भी यूज्ड। Research procedure used should be described in sufficient detail to permit another researcher to repeat the research for further advancement, ठीक है। should be described in sufficient details. Procedure design of the research should be clearly. Research should be report with कंप्लीट फ्रैंकनेस, फ्लो इन प्रोसीजरल डिज़ाइन, ठीक है। प्रोसीजर में हो। एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिक्वेट टू रिवेल इट्स सिग्निफिकेंस एंड द मेथड ऑफ एनालिसिस यू शुड बी अप्रोप्रिएट। कंक्लूजन शुड बी कन्फाइंड टू दोज जस्टिफाइड बाय द डेट ऑफ द रिसर्च। सेवेंथ है ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन रिसर्च इज वारंटेड। अब करते हैं गुड रिसर्च इज़ सिस्टमेटिक होना चाहिए, गुड रिसर्च इज़ लॉजिकल होना चाहिए, गुड रिसर्च होता है इज़ एम्पेरिकल एंड गुड रिसर्च इज़ रिप्लिकेबल। तो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय रिसर्च इन इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं भारत में, हमारे देश में? देखो कुछ कमियां होती हैं तभी तो ये प्रॉब्लम्स आती है, इतने सारे कम रिसर्च होते हैं। देखो लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च, ये तो होती ही है। जब हम अपने कॉलेज में होते हैं तो हमारे टीचर्स भी इतने अच्छे से बैचलर डिग्री में ही नहीं पढ़ाते हैं कि अगर आप कोई केस स्टडी करते हो तो किस तरीके से करनी है। तो ये कमियां थोड़ी थोड़ी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगी। देयर इज़ इनसफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन द यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट, ये भी नहीं होता है, ठीक है। रिसर्च स्टडी ओवरलैपिंग वन अनदर आर अंडरटेकन quite often adequate information. There does not exist a code of conduct for research. The difficulty adequate and timely secretarial assistance नहीं मिलते हैं। Library management and functioning is not satisfactory at many places. There is also the problem that many of our libraries are not able to get copies of old and new act रूल्स, रिपोर्ट्स, अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन इन टाइम। ये क्यों आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। देयर इज़ आल्सो द डिफ़िकल्टी ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश
डाटा। ठीक है, अब कोई रिसर्च बेचारा करना भी चाहे तो क्या है, उसे पब्लिश करने का प्रोसीजर नहीं पता होता है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी जाएगी क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, पर हम थोड़ा पूरा कवर करेंगे ताकि आपके हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई कहीं से क्वेश्चन आए और आप उसको अच्छे से कर पाओ। देखो, पॉपुलेशन, फिर रैंडमली सिलेक्टेड, फिर सैंपल आया, रैंडमली असाइन, फिर कंट्रोल ग्रुप लिया, ग्रुप ए और फिर ग्रुप बी। ठीक है, ए ग्रुप है हमारा कंट्रोल ग्रुप और बी है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। कंट्रोल ए ग्रुप है, ट्रीटमेंट बी, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ट्रीटमेंट ए। ठीक है, और दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक। देखो, कई सारे स्केल्स हैं। नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है एंड रेशियो स्केल है। नॉमिनल स्केल मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, ये दो स्केल। तो नॉमिनल स्केल क्या है, इट इज़ सिंपली ए सिस्टम ऑफ साइनिंग नंबर सिंबल टू इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम। एग्जाम्पल, असाइनमेंट ऑफ नंबर ऑफ बास्केटबॉल। देखो, हम ये सिंपल सा पढ़ेंगे। जो नॉमिनल स्केल है इज़ द लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल स्केल आर काउंटेड data. First, second, least powerful counted data. Nominal scale provide convenient way of keeping track of people, objects and event. Nominal scales are still very useful. Third, still very useful. And fourth, widely used in किसमें, सर्वे एंड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। और एक्स पोस्ट फैक्टर, जो फैक्टर नहीं, फैक्टो रिसर्च है, ये किस में आती है, ये आती है हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ रिसर्च में। ऑर्डिनल स्केल लोवेस्ट लेवल का स्केल है, ये यूज़ किया जाता है ऑर्डिनल स्केल। द ऑर्डिनल स्केल प्लेस इवेंट इन ऑर्डर में। Interval scale can have an arbitrary zero, but it is not possible to determine for them what may be called an absolute zero or the ununique reason. The primary limitation of the interval scale is the lack of a true zero, the Fahrenheit scale. ठीक है, जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, देखो डिग्री सेल्सियस, पर हम डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा, फ़ारेनहाइट पे डिग्री नहीं आएगा, ओनली फ़ारेनहाइट। इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल। जो इंटरवल स्केल है प्रोवाइड मोर पावरफुल मेजरमेंट देन ऑर्डिनल स्केल। जो ऑर्डिनल, वैसे तो लीस्ट पावरफुल कौन है, नॉमिनल स्केल, बट ऑर्डिनल स्केल से पावरफुल कौन सा है, इंटरवल स्केल। मीन इज़ द अप्रोप्रिएट मेजर फॉर ऑफ। देखो, जो हमारा न्यूमेरिकल होता है उसमें सेंट्रल टेंडेंसी कौन मेज़र करता है, ये क्वेश्चन आपका एम्स में आ चुका है, 2017 में आया था। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं मीन, और डिस्पर्जन को मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये क्वेश्चन आया था 2023 के एग्ज़ाम में और 2017 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन रिसर्च में जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मेजर करेगा मीन, और जो डिस्पर्जन है वो मेजर करेगा हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन। इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन लाइनों को लिख लो और याद कर लो।
Ratio scale have an absolute or 20 of measurement. Example 0.1 on a centimeter scale indicate the complete absence of length or height, but an absolute zero of temperature is theoretically obtainable, and it remains a concept exist only in the scientist mind. Ratio scale represent the actual amount of variables measure of physical dimensions such as weight, height, and distance. Test sound measurement. Sound measurement must meet the test of validity, reliability, and practically. These are the three major consideration one should use in evaluating a measurement tool. Validity refers to extent which a test measure what we actually wish to measure. वैलिडिटी का मीन्स ये है कि हम जो टेस्ट मेज़र कर रहे हैं वो एक्चुअली हम क्या मेज़र करना चाह रहे हैं. रिलायबिलिटी हैज़ टू डू विद एक्यूरेसी. क्या है? एक्यूरेसी को चेक करते हैं हम अपने रिसर्च में. एंड प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट प्रोसीजर. प्रैक्टिकली इज कंसर्न विद ए वाइड रेंज ऑफ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक कन्वीनियंस एंड इंटरप्रेट एबिलिटी. Validity refers to extent to which a test measure what we actually wish to measure. 3 types of validity होती है. कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, ठीक है, और क्राइटेरिया वैलिडिटी की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी. तो ये भी आपका एम्स में एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है. तो ये जो टाइप्स हैं बस ये देख लेना कि कंकरेंट वैलिडिटी कौन सी वैलिडिटी में आती है, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में. तो ये आती है आपकी क्राइटेरिया वैलिडिटी में. स्टैटिक्स इन रिसर्च.